as I come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. Again, them song, but the bang, but you come to the bang with the Hello. So good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी, आज हम कॉमर्स का अगला चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 12 का मैनेजमेंट मीनिंग नेचर एंड इंपॉर्टेंस. एंड बिफोर आई बिगिन, इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर्स के वन शॉट आपको अपलोड कर रखे हैं. एंड नाउ यू नीड टू टेल मी कि तुम्हारे जो हाफ ईयरली इम्तिहान शुरू होने जा रहे हैं सितंबर के महीने में, उसमें कितना सिलेबस आने वाला है. तो तुम्हें लिखना पड़ेगा सो दैट मैं आपके सितंबर के हाफ ईयरलीज में उतना सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट करा सकूं. बच्चा पार्टी, 2 बातें ध्यान रखनी है कि हमारा स्पार्टन्स का बैच 2 लॉन्च हो रखा है, जिसके अंदर मैं और हमारी टीम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे अलोंग विद द 3 बुक सेट्स जो आपके घर पर डिलीवर होने वाले हैं. माइंड यू, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाने वाला हूं आपको. साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा, अभी तक तुमने अपनी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है मेरा, तो डाउनलोड कर लो. ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब नाम से हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा. और क्यों एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? बिकॉज मैं फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं. तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो बच्चा पार्टी, इस चैप्टर में ना बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है. तो मैंने पीपीटी में मार्क कर रखा है कि क्या आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं है. तो पहला ही टॉपिक के ऊपर आते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. हालांकि ये एग्जैक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको थोड़ी सी बात पता ही होनी चाहिए. वैसे मैं मैनेजमेंट को बोलता क्या हूं? इट इज मैनेज मेन टैक्टफुली. सो यहां पर मेन से मतलब है रिसोर्सेस, ठीक है ना. लड़कियों, मेन से मतलब इंसान, आदमी नहीं है, ठीक है ना. कि हाँ सर, अगर मैं लड़कों को टैक्टफुली मैनेज कर लूंगी तो मैनेजमेंट. अबे ऐसी बात नहीं है. मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेस टैक्टफुली, मतलब ऐसे कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट कहेंगे. हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तरह से हमारे सिलेबस में पूछी जाएंगी. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या होता है, तो जरा मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की फोटो लेकर आया हूं ऑब्सेशन की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. यहां पर ये शिवम सर हैं जो कि हमारे ऑनलाइन के पूरे हेड हैं. अब इनके साथ इनका बाकी स्टाफ रखा हुआ है, तो ये खुद ना करके बाकी सारा काम अपने स्टाफ से करवाते हैं. तो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी की डेफिनेशन बनती है. मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट मींस द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल. दूसरों से काम करवाने को मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी कहा जाता है. सब बच्चों को समझ में आ रही है बात? अगला एग्जांपल लेते हैं. एज अ ग्रुप का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो ये मैं हूं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ऑनलाइन का पूरा बिजनेस देखते हैं, ये सोशल मीडिया देखते हैं देवांश सर, ठीक है ना. तो एज अ ग्रुप का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ अ टीम ऑफ मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ अदर्स. मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी because management at different level possesses varying degree of authority. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं और उनके नीचे डिफरेंट स्टाफ होता है. सीनियर मैनेजर का काम होता है कि रूल्स बनाओ, और जूनियर जो उनसे नीचे के मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि रूल्स को इन्फोर्स कराओ. तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप का मतलब क्या है? वो सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको मैनेजमेंट एज अ ग्रुप कहा गया. अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन के ऊपर, तो क्या मतलब है? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज. जैसे आगे चल के आपका भी सिलेक्शन IIM इंदौर में होगा और आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करना सीखोगे, तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन हो रहा है. मतलब एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इंप्लाइज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज which involves study of principles and practices of administration. It refers to the systematized body of knowledge and a separate field of study. जैसे लॉयर बनने के लिए लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए मेडिसिन की पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे मैनेजर्स बनने के लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई करना अनिवार्य होता है. तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को एज अ डिसिप्लिन पोर्ट्रे किया गया है. अब बात करते हैं एज अ प्रोसेस क्या है. यहां पर शिवम सर की अगर मान लो शादी कराऊं, तो शादी कराने में बहुत डिफरेंट एरियाज होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे. जैसे कि आओ समझते हैं,
एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। वो सारा काम जो मैनेजर्स करेंगे उसको एज अ प्रोसेस कहा जाता है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ interrelated elements. These functions should be performed systematically in orderly manner and proper sequence. ये बात समझना, जैसे मान लो मुझे शिवम सर की शादी करानी है, तो मुझे क्या करना होगा? पहले लड़की देखनी पड़ेगी, फिर शादी तय होगी, फिर हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, फिर शादी वाले दिन बारात जाना है, और उसमें केटरिंग का काम कौन करेगा, डेकोरेशन का काम कौन करेगा, हनीमून का पैकेज। ओ शिट, ये वाली बात तो हमको नहीं करनी है। तो एज अ प्रोसेस का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिकली इन ऑर्डरली मैनर हर एक स्टेप को परफॉर्म करना मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कहलाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड बोले तो जैसे तुमने सोच लिया कि मेरे को 95% मार्क्स चाहिए या मेरे को एसआरसीसी में एडमिशन चाहिए, तुम्हारा गोल है। अब इस गोल को पूरा करने के लिए आप सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले हो। तो मैनेजमेंट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इट कंसिस्ट एंड ऑपरेट्स टू सिक्योर सर्टेन रिजल्ट्स। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा, जैसे मैंने सोचा कि मेरे को इस साल ये रिमोट 1 लाख रिमोट बेचने, तो मेरा गोल क्या है कि मेरे को ये 1 लाख रिमोट बेचना है। अब इस रिमोट को बेचने में मैं कितना सक्सेसफुल हो पाया हूं, ये कहलाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है ना? तो मेरी सक्सेस जो है वो मेजर की जाएगी कि मैंने अपना कितना गोल अचीव किया है। आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। अच्छा, यूनिवर्सल मतलब ऐसी चीज जो सब जगह लागू हो। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेडिंग। इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, business or non-business. The basic functions of management are performed at every level of authority, टॉप, मिडिल और लोअर। ऐसा नहीं कि कुछ सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ही मैनेजमेंट की जरूरत है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, हर लेवल पर मैनेजमेंट लगता है। इसीलिए मैनेजमेंट को ऑल परवेडिंग या यूनिवर्सल कहते हैं। आगे की बात करें, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेले मैनेजमेंट की एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म की जाती है। Management is concerned with the efforts of group of people. It unites the efforts of different members of the groups so that they can function as a team. It implies that all efforts towards the same goal through group effort. अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लेट से ये मोबाइल फोन प्रोड्यूस करता है, तो इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग अलग होने वाली, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर जब काम करेंगे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक टीम वर्क है। समझ में आ रही है बात? अगला, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। देयर इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी अमंग पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक हायरार्की होती है जो मैनेजमेंट में फॉलो करनी पड़ेगी। एक सीनियर मेंबर होगा, लेट से सीईओ है, उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, डिपार्टमेंट हेड्स के नीचे बहुत सारे मैनेजर्स होंगे। तो हर एक सीनियर, एक जूनियर अपने सुपीरियर को हमेशा रिपोर्ट करने वाला है। तो इसीलिए बोलते हैं इट्स अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। कुछ लोग रूल मेकिंग वाले एरिया में फॉलो करते हैं और कुछ लोग रूल इन्फोर्सिंग वाले एरिया में। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का मतलब क्यों? क्योंकि दूसरों से काम कराना है मालिक। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू पीपल। In order to achieve the desired results, the manager has to direct, regulate and coordinate the actions of human beings. हमें करना क्या है? हमें जब दूसरों से काम करवाना होता है तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्या गोल सेटिंग है, तुम्हें कैसे काम परफॉर्म करना चाहिए। इसीलिए मैनेजमेंट को सोशल प्रोसेस कहा जाता है। आगे आते हैं, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक जब भी टर्म लगेगा, इसका मतलब ऐसा एनवायरमेंट जो हमेशा बदलता रहता है। Management is performed continuously so as to mold the policies and practices of the organization according to the change in the needs of the environment. पहले यार हर चीज, अगर पहले देखो, सोचो ना कि ब्लिंकिट और जेप्टो आने से पहले आप लोग दुकान जाते थे, वहां से शॉपिंग करते थे और घर का सामान खरीद के लाते थे। लेकिन आज की डेट में चेंज ऑफ ट्रेंड आ चुका है। ब्लिंकिट, जेप्टो
और फ्लिपकार्ट मिनट जैसी कंपनीज आ चुकी हैं जो आपको 10 मिनट के अंदर घर पर सामान पहुंचा देती है। तो ये डायनामिक है, ये चेंज, जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट को कैसे अडॉप्ट करना है ये सिखाता है। इसलिए मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तुम्हारे दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आ सकता है, सर इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या सारे पढ़ने जरूरी हैं? हाँ बेटा, ये क्लास 11th नहीं है, ये क्लास 12th है, बिकॉज पेपर में आपसे केस स्टडी बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब भी केस स्टडी बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो पेपर हमेशा फंसेगा। और आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक केस के अंदर पूछ लेंगे कि इस वाले केस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही है। तो तुम्हें सब पढ़ना है, सब पढ़ने के साथ साथ रिटेन भी करना है, दिल में बैठाना भी है कि ये चीज कहां पर लग रही होगी। अब आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। अब मैनेजमेंट इज साइंस बिकॉज इट कंटेन्स सर्टेन प्रिंसिपल्स हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। भाई देखो, हम किसी भी चीज को साइंस कहते क्यों हैं? साइंस हम उस चीज को कहते हैं जो हर जगह लागू होती है, जो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी हर जगह लागू होते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं। आगे, बट द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन पर्सनल स्किल्स ऑफ मैनेजर्स एंड इन दिस सेंस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यार, हम किसी भी चीज को आर्ट बोलते हैं जहां पर पर्सनल स्किल्स लग रही हो, जहां पर क्रिएटिव नॉलेज लग रही हो, जहां परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस लग रही हो। वैसे ही मैनेजर्स के थ्रू रिजल्ट्स ओरिएंट होते हैं, जिसलिए हम बोलते हैं ना मैनेजमेंट की पर्सनल स्किल्स लग रही हैं, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला जाता है और साइंस भी बोला जाता है। अब बात करते हैं, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। ये डिस्टिंक्ट एंटिटी का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस परफॉर्म टू डिटरमाइन and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources. It is a distinct from its activities, techniques and procedures. As a distinct process, management consists of planning, organizing, staffing, directing and controlling. Distinct activity का मतलब क्या है? मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर बतेरों फंक्शंस है, इसलिए हर फंक्शन आपस में अलग अलग है, इसलिए इसको डिस्टिंक्ट एक्टिविटी बुलाता है। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बात करते हैं अगले फीचर की तरफ, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब इनविजिबल फोर्स है, वो फोर्स जिसको टच, जिसको फील नहीं किया जा सकता है, बट उसकी एग्जिस्टेंस है। मैनेजमेंट इज एन इनविंसिबल फोर्स, इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स but cannot be seen. However, the person who perform managerial activities are very much tangible and visible. Management जो है वो intangible है, लेकिन उसको perform करने वाले जो लोग हैं वो tangible होते हैं। अब आते हैं, management is an integrating force. Integrating का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे elements लग रहे हो। Management is a unifying force as it coordinates individual efforts into a team. Managers reconcile goals and activities so that the total results are more than sum of individual contributions. Integrating force का मतलब क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अब बहुत सारे एम्प्लॉइज का कलेक्टिव जो आउटकम है वो यूनिफाइंग नेचर का होता है। वो सारे के एफर्ट्स अगर हम ऐड करेंगे तब जाकर मैनेजमेंट का एक्चुअल रिजल्ट निकल कर आ रहा है, इसीलिए इसको इंटीग्रेटिंग फोर्स बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर फोर्स नहीं बोलते। आगे, मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब मैनेजमेंट के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज लगती है। मैनेजमेंट नॉलेज इज ड्रॉन फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एटसेट्रा एंड इज अप्लाइड टू सिक्योर द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड डिसिप्लिन। कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट के अंदर किसी एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं लग रही है, मैनेजमेंट के अंदर बतेरों सब्जेक्ट की नॉलेज लग रही है, इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। अगला है, मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्यों? मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स हैपन which would not otherwise happen. It activates all other resources and makes them productive. देखो, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि यार जब तक कहा नहीं जाए तो आपकी वर्कफोर्स काम नहीं करती है, जब तक उनको स्टिमुलेट नहीं किया जाए, उनको मोटिवेट नहीं किया जाए, आपका वर्कफोर्स काम नहीं करता। तो मैनेजर्स का काम है कि दूसरों से कैसे प्रोडक्टिविटी निकाली जाए, इसीलिए इसको क्रिएटिव बोलते हैं। बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो दूसरों से बहुत अच्छा काम करवा लेते हैं। तो ये सब कुछ पर्सनल स्किल्स पर बेस्ड होता है। चलो खैर, अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। यार बच्चों पार्टी, अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट को ना साइंस कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है और प्रोफेशन कहा जाता है। ये तीनों चीजें मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं
नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है? तो भाई तुम समझना, साइंस क्या चीज होती है? साइंस में भी अंडरस्टूड एट सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which has been acquired through observation and experimentation. It contains universally accepted axioms which are enable reasonably reliable predictions about the outcomes of an action. हम किसी भी चीज को साइंस क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है। एक पढ़ाई करने के बाद ही कोई चीज साइंटिफिक है या नहीं है प्रूव होती है। दूसरी बात, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। मतलब अगर एक जैसे बोलते हैं ना, हाइड्रोजन का कुछ कंपोनेंट्स और ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनता है, तो दिस इज यूनिवर्सल। और साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब मैनेजमेंट को भी साइंस क्यों कहा जाता है? मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यहां पर भी पढ़ाई करनी पड़ती है, और यहां पर भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट फिर भी साइंस कहलाता है। अब देखो, मैनेजमेंट नॉलेज हैज बीन बिल्ड अप थ्रू कॉन्टिन्यूअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, वैसे मैनेजमेंट भी है। Principles of management are said to acquire and reflect relationship between various factors. These principles under certain conditions lead to definite results. तो यहां पर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सिमिलर हैं साइंस के प्रिंसिपल से, बिकॉज वो ऑलमोस्ट वैसे ही रिजल्ट देते हैं बार बार। Scientific principle represents broad truths. These principles have universal validity and applications. Various principles of management are universally accepted. Their validity has been tested and verified. जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट को आर्ट कैसे कहते हैं। तो आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट मींस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो मोटा मोटी तौर से बात यह है कि आर्ट में होता क्या है? आर्ट में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है और स्किल्स लगती हैं सो दैट यू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आर्ट में और क्या होता है? आर्ट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड रिजल्ट्स। देखो, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट होती है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं? मैनेजमेंट भी एक आर्ट है बिकॉज हमें दूसरों से काम करवाना है। अगली बात क्या है? मैनेजमेंट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल स्किल। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। जैसे यहां पर हर का सबका स्टाइल अलग होता है ना, आर्ट में बोलते हैं ना हमारा स्किल अलग है, वैसे हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग है। ही टैकल्स वेरियस प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। तो कहने का मतलब क्या है? हर एक इंसान अलग अलग तरीके से स्किल्स यूज करता है। जैसे आर्ट में स्किल्स यूज हो रही है, वैसे मैनेजमेंट में भी स्किल्स यूज हो रही हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चा पार्टी? मैनेजमेंट इज क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इट इज गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसे आर्ट भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, वैसे मैनेजमेंट भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, बिकॉज यहां पर भी क्रिएटिविटी लग रही है, ठीक है ना, बिकॉज हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगला, आर्ट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी। आर्ट तब आएगा जब आप मास्टर बन जाओगे, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रैक्टिस। एन एफिशिएंट मैनेजर कैन कन्वर्ट अ चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी थ्रू कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। आर्ट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी। वैसे मैनेजमेंट में भी सीनियर मैनेजर्स को भी मास्टरी मिलती है जब वो लगातार मैनेजमेंट को यूज करते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करते हैं। समझ पा रही है? मुझे पता है ये काफी थियोरेटिकल टॉपिक है, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग सकता है, नींद भी आ सकती है, लेकिन बाबू जल्दी जल्दी पढ़ के इसको निकाल दो, बिकॉज इसके बाद की चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। चलो बेटा जी, अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। तो प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन मींस वोकेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड सर्विस मोटिव, एंड देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, जैसे लॉयर्स होते हैं ना, तो लॉयर्स ने एक पढ़ाई की होती है, लॉ के अंदर, बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, उसका एक सर्विस मोटिव होता है और कोड ऑफ कंडक्ट भी है। वैसे आओ समझते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैनेजमेंट हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज ट्रांसफरेबल। जैसे किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको अलग से डिग्री या पढ़ाई लेनी पड़ती है, वैसे मैनेजमेंट के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी।
फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है. देयर आर स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट. आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स गेट जॉब्स एज मैनेजर्स. एमबीए जो आईएम्स के जैसे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं वो क्या, वो मैनेजर्स ही तो बना रहे हैं. अगला, सर्विस मोटिव. like other professional managers are managers are expected to serve the society rather than simply earning profits for the owners. तो भैया पैसे कमाना तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन सर्विस मोटिव भी होता है. आगे, स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या? एवरी प्रोफेशन इज रेगुलेटेड बाय अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी. जैसे अगर सीए बनते हो तो तुमको आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, आपको रिकॉग्नाइज करता है. वैसे ही ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है वो मैनेजर्स को रिकॉग्नाइज करता है. अगली बात हम करते हैं, देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट. मैनेजर्स आल्सो हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट, बट दिस कोड इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन मैनेजर्स. डॉक्टर्स आपको एक हमेशा एक सेट ऑफ ड्रेस में मिलते हैं, लॉयर्स आपको ब्लैक कोट में मिलते हैं. वैसे मैनेजर्स का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं होता है. अब अगला टॉपिक, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. बढ़िया बढ़िया, दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस. आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस. अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे की तरफ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, करना क्यों है मैनेजमेंट, परफॉर्म क्यों करना है, मैनेजमेंट की जरूरत क्या आन पड़ी है भाई साहब. तो सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी मतलब पैसा कमाने का उद्देश्य. तो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द एंटरप्राइज अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू मीट वेरियस नीड्स. द इन्वेस्टर मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर मनी in the form of dividend or interest. Profits can be earned when the managers make best use of men, money, material, machinery and other resources. They should ensure maximum output at minimum possible cost. भाई जब मैनेजर्स अच्छे से अपना रोल अदा करते हैं, अच्छे से रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट एकदम कम इनकर होती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. ये मेन उद्देश्य है मैनेजर्स का. तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लेकर आना ही ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का. अगला क्या है, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ. मैनेजर शुड एम एट कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. By providing right type of leadership, management can secure prosperity and happiness for all. Prosperity and growth का मतलब क्या है? लगातार ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की के रास्तों पर लेकर जाना. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्रॉस्परस होता रहेगा तो मैनेजर्स, एम्प्लॉइज और ओनर्स तीनों ही लोग खुश रहेंगे और कंपनी भी ग्रो करेगी. आगे बात करते हैं चेंज एंड इनोवेशन. An organization operates in an ever changing environment. Management should aim at technological and other innovations so that enterprise can successfully face the challenging posed by uncertainties of the future. भाई याद करो, पहले डिजिटल कैमरास से पहले एक रील वाले कैमरास होते थे. आजकल के लेटेस्ट मोबाइल से पहले नोकिया वाले मोबाइल फोन्स होते थे, और वहां के मैनेजर्स चेंज और इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो बिजनेस आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया. तो मैनेजर्स को लगातार फोकस करते रहना चाहिए कि कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन ला सकें, नई नई टेक्नोलॉजी को अडैप्ट कर सकें इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑब्सोलीट. बात समझ में आ रही है? अगला है डेवलपमेंट ऑफ पीपल. इसका मतलब पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन थिंग्स. मैनेजमेंट शुड मोबिलाइज द बेस्ट टैलेंट. इट शुड सीक टू डेवलप ह्यूमन टैलेंट बाय एनकरेजिंग इनिशिएटिव, स्किल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस. इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. भाई पता है, कोई भी बड़ी कंपनी ना अपने रिसोर्सेज से नहीं बड़ी होती है. कोई भी बड़ी कंपनी बड़ी होती है अपने लोगों की वजह से. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज्यादा स्किल्ड और ट्रेन्ड वर्कफोर्स होगी, उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने वाली है. तो लगातार अपने लोगों की ट्रेनिंग करवाना, लगातार नई नई चीजें सिखाते रहना, सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ही मैनेजर का रोल होता है, जिससे डेवलपमेंट ऑफ पीपल होगा. अगला है डिसिप्लिन एंड मोरल. मैनेजमेंट एम्स एट इंप्रूविंग डिसिप्लिन अमंग पीपल by exercising authority, assigning responsibility and introducing procedures for evaluation and control. देखो यार, डिसिप्लिन भी जरूरी है. किसके क्या दायित्व हैं, किसके क्या रोल हैं, किसको किसको रिपोर्ट करना है, किस जूनियर को किस सीनियर को रिपोर्ट करना है, किसको क्या काम परफॉर्म करना है, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं. अगर डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी. अगली बात, इट मोटिवेट्स पीपल थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स.
It ensures a sense of achievement and high morale by creating and maintaining a better work environment. अब मैनेजर्स मोटिवेट भी करते हैं एम्प्लॉइज को, जिसको फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर, जिसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेशन मिलता है उसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर, ताकि हर एक जो एम्प्लॉय है वो बूस्टेड फील करे, वो मोटिवेटेड फील करे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे. अगला क्या है? राइटफुल डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स टेक डिसीजंस एट एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस. The quality of decisions often determines the future of the enterprise. Therefore, management should aim at making the right decisions at the right time. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. पहले क्या था? इंस्टाग्राम एक अलग चीज थी, फेसबुक एक अलग चीज थी, अलग एंटिटी थी, और व्हाट्सएप एक अलग एंटिटी थी. तो फेसबुक ने सोचा कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंस्टाग्राम हमारा कॉम्पिटिटर हो जाएगा, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया इंस्टाग्राम को एक्वायर करने का. सिमिलरली उन्होंने डिसीजन लिया व्हाट्सएप को भी एक्वायर करने का. तो फेसबुक की आज की डेट में ये दोनों कंपनीज हैं. तो वहां के मैनेजर्स ने ये राइट डिसीजन लिया एट द राइट टाइम, बिकॉज ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है. तो मुद्दे की बात यह है कि सही समय पर सही डिसीजन लेना अनिवार्य है. अगला है इंप्रूविंग इमेज. गुड मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू बिल्ड एंड मेंटेन अ साउंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. For this purpose, management ensures efficient and smooth running of business through better planning and effective control. या जितना अच्छा रेपुटेशन होगा किसी भी बिजनेस का, उतना बेहतर वो गुडविल एंजॉय कर सकता है. तो मैनेजर्स को कोशिश ये करनी है कि लगातार वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इंप्रूव करता रहे. और इंप्रूव कैसे करेगा? जब उसका स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस होगा, मतलब प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, सेल्स अच्छी हो रही है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, ऐसे आपकी इमेज इंप्रूव होने लगेगी. अगला क्या है? क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस. मैनेजमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स of better quality at reasonable price. In order to achieve this aim, managers try to eliminate all kinds of wastages and thereby reduce the cost of production. In this way, manager can serve the community. अभी देखो, लोगों को चाहिए क्या? लोगों को चाहिए बेहतर प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस. तो मैनेजर का काम है कि जितना अच्छा वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, सोसाइटी को जो जिसकी डिमांड है वो बनाए एट अ रीजनेबल प्राइस, सो दैट एवरी पार्ट, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको कंज्यूम करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सके. यहां तक बात समझ पे आ गई है बच्चों? पारी चले अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए. अब अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता होगा, यार सर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना है, और ऊपर से अब ये इंपॉर्टेंस भी. हाँ भाई हाँ, इंपॉर्टेंस भी आपको कवर करने होंगे. तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंस जो आपको कवर करने हैं वो है 7 इंपॉर्टेंस. इजी है, समझ में आ जाएंगे, रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है. बस जस्ट गो थ्रू इट, समझ लो एंड रिप्रोड्यूस करके आ जाओगे पेपर में. बिकॉज पेपर बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं है, समझ के करने वाला पेपर है, तो समझना ज्यादा जरूरी है. ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में. अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या? अ ह्यूमन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेवरल पर्संस, ईच स्पेशलाइजिंग इन डूइंग अ पार्ट ऑफ टोटल टास्क. ईच पर्सन मे बी वर्किंग एफिशिएंटली, but the group as a whole cannot realize the objectives without mutual cooperation and coordination among the individual efforts. अब भाई लेट्स से आपको संस्था का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग के काम को जब हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स है कभी भी अचीव नहीं हो सकता है. इसलिए इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सबके एफर्ट्स के बीच में. अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. आसान बात है कि सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो ताकि वेस्टेज कम हो सके. मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन द राइट प्रोपोर्शन. Men, money, material and machinery may prove ineffective without sound management. कुछ इस तरह से आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जिससे वेस्टेज मिनिमल से मिनिमल हो सके. अगला है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. अब मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है भाई? मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस कॉस्ट थ्रू बेटर प्लानिंग, sound organization and effective control. By eliminating wastages and minimization cost, management enables an enterprise to face cutthroat competition. आज के डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है. अब बहुत ज्यादा कंपटीशन को फेस करने के लिए आपकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम हो. वो कॉस्ट मिनिमम कैसे हो सकती है? जब आप अपने रिसोर्सेस को कम से कम वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर आप ज्यादा
प्रॉफिटेबल और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अगला क्या है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब यहां से बात समझना, मैनेजर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट एंटरप्राइजेस इज सक्सेसफुली फेसिंग द अनसर्टेनिटीज ऑफ द फ्यूचर। भाई देखो, बिजनेस को पहले तो सरवाइव करना, कि ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट है जो वोलेटाइल है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बोट कंपनी ही देख लो जो हेडफोन्स वगैरह बनाती थी, वो भी आज की डेट में, अभी 3 साल पहले तक बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, विद इन 3 इयर्स के टाइम के अंदर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। साथ ही साथ बिजनेस को सर्वाइवल मोड के साथ साथ ग्रोथ मोड पे भी एक्टिवेट करना चाहिए। हम सर्वाइव भी करें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और हम आप ग्रो भी करें, ठीक है ना। अगला क्या है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की इंप्रूव करना या लोगों को देना वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम बेहतर प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उन बेहतर प्रोडक्ट्स को हम रीजनेबल प्राइस में मार्केट पे सेल करेंगे। मैनेजमेंट इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर द बिजनेस बट फॉर सोसाइटी एज अ होल। इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अगला क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तब उनके पास ज्यादा पैसे आएंगे। जब ज्यादा पैसे आएंगे तो वो ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, जिनसे इवेंचुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। बाय सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज एंड एक्सपैंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस, मैनेजर्स क्रिएट जॉब्स फॉर द पीपल। People earn their livelihood by working in these enterprises. Management helps in developing the human resources through training and guidance. ठीक है ना भाई, तो ज्यादा लोगों को रोजगार देना भी एक इंपॉर्टेंस है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई। ये क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस। मुझे लगता है कि हमारे टाइपिस्ट भैया से ये गड़बड़ हो गया, ये इंपॉर्टेंस है। चलो बाबूजी आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। देश की तरक्की कैसे हो सकती है, जब देश में बहुत सारे एंटरप्राइजेस हो, बहुत सारी कंपनीज जो काम करती हूं, जो बहुत ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करती हूं, क्वालिटी गुड्स देती हूं और एक फेयर प्राइसेस पर देती हूं, जो सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिममली इस्तेमाल करती हूं। तो चलो भाई, एफिशिएंट मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट द नेशनल लेवल। मैनेजमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। The development of a country largely depends on the quality of the management of its resources. Capital investment and import of technical know-how and cannot lead to economic growth unless wealthy producing resources are managed efficiently. तो मोटा मोटी तौर पर देश की तरक्की इस पर डिपेंड करती है कि हम कितने बेहतर प्रोडक्ट्स हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और कितना मिनिमम कॉस्ट हम उनको बनाने में इनकर करते हैं। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जहां से 100% केस स्टडी आएगा ही आएगा। यहीं से क्वेश्चन आएगा पेपर में आपके, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हालांकि मैं केस स्टडीज की प्रैक्टिस आपको अलग से भी करवाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, लेटर ऑन इन दिस पर्टिकुलर ईयर वी विल बी कंप्लीटिंग द केस स्टडी एज वेल। तो सबसे पहले हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जानते हैं ये टॉप मैनेजमेंट क्या होता है। टॉप मैनेजमेंट में कौन काम करता है, सीईओज हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स होते हैं कंपनी के। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज एक्सटर्नल टू द बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए, ये सारी चीजें। टू स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट, ये बजटिंग का भी काम करते हैं। टू अपॉइंट डिपार्टमेंटल हेड्स एंड की एग्जीक्यूटिव्स, ये हायरिंग का भी काम करते हैं। मतलब मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनको, उनकी हायरिंग टॉप मैनेजमेंट ही करता है। एंड टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द कंपनी, तो ऑल इन ऑल पूरा लीडरशिप रोल अदा करते हैं ये टॉप मैनेजर्स। इनमें कौन कौन है टॉप मैनेजमेंट के अंदर, सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, एटसेट्रा। अब मिडिल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, यहां पर जनरली डिपार्टमेंटल हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स, ऐसे लोग देखे जाते हैं। इनकी हायरिंग कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। और ये किनकी हायरिंग करते हैं, लोअर मैनेजमेंट की। टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, सबसे पहला फंक्शन क्या है, जो टॉप मैनेजमेंट में पॉलिसी बनाई ना, वो लोअर लेवल को बताने का काम है। टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, पूरा परफॉर्मेंस जो लोअर लेवल कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको मॉनिटर करने का काम है।
to cooperate among themselves so as to integrate various activities of our department. ये डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन का भी काम है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठाने का भी काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है. टू ट्रेन, मोटिवेट एंड डेवलप सुपरवाइजरी पर्सोनल, जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको ट्रेन करने का काम, उनको डेवलप करने का काम भी इनका होता है. एंड टू ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय सुपरवाइजरी पर्सोनल, मतलब ये लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए रूल्स बनाने का भी काम करते हैं. समझ में आ रही है बात? अब बढ़ते हैं लोअर मैनेजमेंट, जिसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है, एंड ये सबसे निचला लेवल ऑफ मैनेजर हायरार्की में माना जाता है. अब इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेल्स ऑफिस, मतलब इनके नीचे सिर्फ वर्कर्स काम करते हैं. अब इनका काम क्या है? टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन विद इन द गोल्स लेड बाय हायर अथॉरिटीज, जो हायर अथॉरिटीज ने गोल्स बनाए हैं वो वर्कर्स से करवाना. टू असाइन जॉब्स टू वर्कर्स, कौन सा वर्कर क्या काम करेगा ये इनका काम होता है बताना. इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, टू अरेंज मटेरियल्स, टूल्स एंड टू मेंटेन मशीनरी, टूल्स इकट्ठा करना, रॉ मटेरियल है कि नहीं है ये सारी चीजें देखना. टू मेंटेन डिसिप्लिन, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो जाए बिटवीन वर्कर्स, एंड टू रिपोर्ट फीडबैक, कौन सा वर्कर कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में इंतला करना, इन्फॉर्म करना टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स. तो यहां तक जाकर आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होता है बच्चे पार्टी. कितना सिलेबस आपके स्कूल में आ रहा है मुझे जरूर से बताइएगा, सो दैट हम आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले पहले उतना सिलेबस कंप्लीट कर दें. और हां, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है आपको इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो स्पार्टन इज द कोर्स फॉर यू विच इज जस्ट वेटिंग फॉर यू. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में. टिल कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन.